हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 17 है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज ऑप्शंस दिए हुए हैं चार आपके पास। द टिश्यूज एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। दूसरा है द टिश्यूज एक्सचेंज O2 और CO2 डायरेक्टली विद सिलोमिक फ्लूइड। तीसरा है द टिश्यूज एक्सचेंज O2 और CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू बॉडी सरफेस। और चौथा है ट्रेकियल ट्यूब एक्सचेंज O2 और CO2 डायरेक्टली विद हेमोसिल विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज। तो देखिए, जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत ये भी सही है, हल्का फुल्का, पर आपके लिए जो एग्जैक्ट इंसेक्ट में आपने क्या पढ़ा है, इंसेक्ट में आपने देखा होगा कि ट्रेकियल ट्यूब होते हैं एक्सचेंज के लिए, और वहाँ पे हीमोसिल भी पाया जाता है। ठीक है, और ये O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा ही होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये सिलोमिक फ्लूइड वाला ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी सरफेस से नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ ट्यूब्स के बजाय हमें ट्रेकियल ट्यूब दिया हुआ है, इस वजह से हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है पहले के लिए। अब दूसरे के लिए, दूसरा सवाल कहता है रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। मतलब कौन सा गलत है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहला है ह्यूमिडिफाइज द एयर, दूसरा है वार्म्स ऑफ द एयर, तीसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और चौथा है क्लीन्स ऑफ द एयर। तो एक्चुअली ये सवाल भी जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सवाल में साफ साफ से नहीं बताया है कि क्या कहना चाहता है वो, और उस वजह से ऑप्शंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहेगा कि आपको ये क्लीन्स ऑफ द एयर, क्लीन्स ऑफ द एयर ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ों की सफाई नहीं होती है, इस वजह से ये गलत है। और कुछ लोग कहेंगे वार्म नहीं करता है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, पर आप देखिए कि एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वार्म भी करता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी बाहर तो अंदर ले जाते वक्त हवा को गर्म भी करेगा, और वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो भी वहाँ पे जो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जो म्यूकस प्रेजेंट है उन डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से एयर आपका क्लीन हो जाएगा। एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया होता कि किस पार्ट की बात कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट आपने पढ़ा होगा। एक कौन सा है, एक पैसेज वाला है और दूसरा है एक्सचेंज वाला पैसेज, एक्सचेंज वाला। एक एक्सचेंज जोन है और शुरुआत में कौन सा है, कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन के लिए अगर आप देखें, अगर आप ये मानकर चलें कि ये सवाल कंडक्टिंग जोन के बारे में बात कर रहा है, तब आप कहेंगे कंडक्टिंग जोन का फंक्शन होता है ह्यूमिडिफाई भी करना एयर को वार्म भी करना और क्लीन करना भी। पर ये कंडक्टिंग जोन का ऐसा कोई काम नहीं है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कंडक्टिंग जोन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक्सचेंज जोन में होता है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो इस वजह से अगर आप ये मानकर चलो कि यहाँ पे कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा है, तब आप तीसरा वाला ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ पर्सन पंचर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में एक आदमी का क्या होता है, या औरत जो भी है, उसके चेस्ट कैविटी में पंचर हो जाता है, होल हो जाता है, छेद हो जाता है। विथआउट एनी डैमेज टू द लंग्स में कोई डैमेज नहीं होता है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। पहला कहता है रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट, दूसरा कहता है रैपिड इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, और चौथा कहता है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। सीजेशन, सीज मतलब सीज हो जाना मतलब स्टॉप हो जाना। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यही सही है। अगर आपके चेस्ट कैविटी में छेद हो जाएगा ना, तो भी ब्रीथिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो भी ब्रीथिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो चेस्ट कैविटी होता है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। और अगर पंचर हो जाएगा तो वो एयर टाइट गड़बड़ हो जाएगा, एयर टाइट नहीं रहेगा, अब एयर वहाँ से लीक करने लगेगा।
तो आप ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप कहोगे ब्रीथिंग रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। बताइए, बात तो सही है कि अगर हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हार्मफुल होता है, क्यों? क्योंकि भैया जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, ट्रांसपोर्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी गैस को, आपके गैस को, कौन से गैस को? O2 को। तो उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एफिनिटी होती है बाइंड करने की, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करने लगेगा आपके हीमोग्लोबिन के साथ और क्या करेगा? इट विल इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन सो दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 विल बी रिड्यूस्ड। इस वजह से आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे कि हमारा O2 का ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है मार्क द ट्रू स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीथिंग। तो देखिए पहले ही बता देता हूँ, ये इंस्पिरेशन जो है ना आपका एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, ये आपको जानना है। एक्सपिरेशन एनर्जी खर्च कर कर किया जाता है, एटीपी लगता है उसमें, जबकि एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन के बेसिस पर होता है, एनर्जी नहीं खर्च होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है जी, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ पर्सन मूव्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर, a person breathes in some volume of air by forced inspiration after having a forced expiration. This quantity of air taken in is। एक इंसान है जो कि पहले तो क्या करता है? फोर्स्ड एक्सपिरेशन करता है और उसके बाद फोर्स्ड इंस्पिरेशन करता है, तो वो कितना एयर अंदर लेगा? तो आप देखेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, तो आप समझेंगे कि आपने पढ़ा होगा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन टेक इन बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो वाइटल कैपेसिटी इज द राइट आंसर, कि हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद फोर्सफुली इंस्पायर कितना एयर कर सकते हैं, यही वाइटल कैपेसिटी होता है। तो आपका आंसर सी हो गया। अगर आपको डेफिनेशन याद है तब भी आप ये टिक कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। मतलब कब O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले आप देखिए कि O2 हीमोग्लोबिन से कब बाइंड करता है, तो जब PO2 ज़्यादा रहेगा, जब PO2 ज़्यादा रहेगा और क्या, बाकी सब चीज़ें लो रहती हैं ना, तभी O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। बाकी सब चीज़ें मतलब PCO2 क्या हो, लो हो, टेम्परेचर क्या हो, लो हो, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। अच्छा, H+ आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या, हाई pH हो, pH हाई हो, तब O2 से हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। तो इसके लिए अब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक्चुअल में देखिए ये हाई PO2 सही है, तभी बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से O2, लो PCO2 तब भी बाइंड करेगा, लो टेम्परेचर तब भी बाइंड करेगा, और लो H+ कंसंट्रेशन यानी हाई pH तब भी बाइंड करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन सभी सही दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। NCERT ये आंसर तो ये कई लोग बता रहे हैं, पर फिर भी आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे ये देखें, स्पेलिंग को देखें हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर में P दे दिया हुआ है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हाई PO2 PCO2 या PO2 मेजर करने के लिए तो एक P स्मॉल लेटर होना चाहिए ना, पर यहाँ पे P कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, तो इस वजह से शायद आप कह सकते हो कि ये वाला गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये मिस्टेक है आपके एग्जाम्पलर में, ये थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन। करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं? तो आप बताओ कौन होता है? डायफ्राम तो होता ही होता है, सही बात है। उसके अलावा क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, ठीक है। ये सब नहीं काम आते नॉर्मल ब्रीथिंग में, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, फिर क्या कहता है, इंसिडेंस ऑफ इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इज हाई इन सिगरेट स्मोकर। बहुत सही बात। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको पता होगा कि जो एल्वियोलर वाल है ना वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, आसानी से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन ब्रेन। बहुत अच्छी बात, सही, बिल्कुल रेगुलेट होता है, ब्रेन से हमारे कुछ सेंटर होते हैं। फिर कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। इनमें से कौन सा वो सेंटर है जो कि इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकता है अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो आप बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को जब वो एक्टिव हो जाता है तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन। कब कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 कब टूटेगा? तो भैया जब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा या तो फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, तब ये टूटेगा। या तो PO2 ज़्यादा हो जाए या PCO2 कह लो कि कम हो जाए। तो कौन मैच कर रहा है? देखो, PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो, यही सही है। बाकी सब में आपको लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीथिंग मूवमेंट में एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई। मतलब ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो जो एयर वॉल्यूम लेते हैं या छोड़ते हैं वो कैसे नापा जाता है, मेज़र किया जाता है? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्रीथिंग के टाइम पे जो वॉल्यूम्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक दिया हुआ है आपके पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? आइडेंटिफाई करना है करेक्ट और इनकरेक्ट मैच अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। इनमें से इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम के बारे में, हमें इनमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब कहते हैं ये कि टाइडल वॉल्यूम और रेसिडियल वॉल्यूम है। क्या होता है आईसी तो टाइडल वॉल्यूम और IRV होता है ना, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो गलत हो गया ना। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में होगा आपके पहले तो टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तीसरा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वाइटल कैपेसिटी में यही 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में 3 चीज़ें होती हैं, TV, IRV, ERV। डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, याद करना है आपको। फिर क्या कहता है तीसरा स्टेटमेंट, रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी में से अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घटा दिया जाए तो रेसिडुअल वॉल्यूम मिलता है क्या? देख लो, अभी ये कहा हमने, ये सही है। VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। तो इसमें से अगर हम ये IRV हटा दें तो हमें ये रेसिडुअल वॉल्यूम मिल रहा है क्या? नहीं। क्या मिल रहा है? ये देखो, TV प्लस ERV हो रहा है ना, तो और वो रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ी होता है।
तो इसके वजह से ये भी गलत हो गया। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो लेफ्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है। उसमें अभी भी अगर इसको घटा रहे हो आप, IRV को घटा रहे हो, तो अभी भी TV और ERV बच जा रहा है ना वाइटल कैपेसिटी में। और रेसिडुअल वॉल्यूम में तो टाइडल वॉल्यूम होता ही नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम में तो टाइडल वॉल्यूम होता ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, आई होप। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर। तो रिमेनिंग कब? सांस छोड़ने के बाद। अब जोर से या धीरे से वो छोड़ो, पहले सांस छोड़ोगे तो सबसे पहले तो टाइडल वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा ना बाहर, तो टाइडल वॉल्यूम तो नहीं होना चाहिए, पर वो हो जा रहा है, तो इसकी वजह से तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस IRV। तो ये सही है, यही बताया था ना यहाँ पे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब TV प्लस IRV होता है, बताया था, सही वाला वो चीज़ है। तो अगर इसमें से IRV घटा दिया जाए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में से, तो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम ही बचेगा, सही है, ठीक है। तो पहला वाला आपको क्या मिला था? पहला वाला गलत मिला, दूसरा वाला सही मिला, तीसरा वाला आपको गलत मिला और चौथा वाला सही मिला। यानी कि क्या कहता है, उस हिसाब से पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, यानी B आंसर सही है। कौन सा? B वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो बढ़िया से एक बार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर कहता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट और राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। राइट शिफ्ट कब होता है? देखिए, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में राइट शिफ्ट कब होता है? राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट कब होने के लिए PCO2 ज़्यादा होना चाहिए ना, या PO2 कम होना चाहिए, ये कह सकते हो आप। लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? जब PO2 ज़्यादा होगा या PCO2 कम होगा। ये क्या बात कर रहा है? राइट शिफ्ट की बात कर रहा है। तो राइट शिफ्ट के लिए क्या होता है? PCO2 ज़्यादा होता है, सही है। PO2 कम होता है, गलत है। लो PCO2 गलत है, तो पहला वाला सही है, ठीक है जी। पहला वाला हम सही करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एनिमल दिया हुआ है, यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके दिए हुए हैं, मैच करना है आपको। तो देखो, अर्थवर्म में क्या होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेज और बर्ड्स या रेप्टाइल में क्या मामला है? सबसे आसान जो पहले लग रहा हो उसी को टिक कर लो। फिशेज में क्या होता है? गिल्स होता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता है? लंग्स होता है। आर्थ्रोपोड्स हैं, उसमें क्या रहेगा? ट्रेकिया रहेगा। और अर्थवर्म में क्या होगा? मोइस्ट क्यूटिकल होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा सही लगाना है? देखिए, नीचे आगे दिया होगा, अभी ये करेंगे तो कट जाएगा, तो पहले हम याद कर लेते हैं कुछ, ताकि सही आंसर लगाया जाएगा। पहले का पहला है, दूसरे का चौथा है। पहले का पहला है, दूसरे का चौथा है। पहले का पहला है, दूसरे का चौथा है। पहले का पहला, दूसरे का चौथा है, तो B करेक्ट आंसर है।